Hello everyone, this is Meenu Thakur, faculty at Delhi University. First of all, sorry for late uploading my video because some issues have happened with me. That's why I'm unable to upload videos. So in this session, we will start with the another topic which is very important for economic subject and for your examination SEBI and RBI and other exams too 2020. So this chapter we will cover financial system second. Why I have written second here? So because Indian financial system has two type of market. First is money market and second is capital market. First of all, we need to understand why we require this system, this market. See, जब हम फिनांस की बात करते हैं और एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं, सो फर्स्ट थिंग विच इज रिक्वायर्ड बाय एनी प्रोड्यूसर दैट इज कैपिटल. कैपिटल मीन्स द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विच इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. For that we require lot of sources for arranging or available this market, this capital. Hence we will choose this topic which is very important especially for SEBI exam. तो यहाँ पे जो फिनेंशियल मार्केट है उसमें आपका जो कैपिटल मार्केट है, अब अगेन देयर इज अ कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स. व्हाट इज सिक्योरिटी मार्केट एंड व्हाट इज कैपिटल मार्केट? सो आई हियर आई एम क्लियरिंग दिस कंफ्यूजन. कैपिटल मार्केट इज अ ब्रॉडर टर्म under which security markets comes. Security market is the market which is linked with the various sources related to the stocks of company. Securities of companies like equity, shares, debentures, bonds and so on. So that is your security market. Whereas capital markets includes other sources of capital markets are there like insurance, mutual funds, deposits and so on. So this is the major difference between these two things. So in this session we will cover the types of security market, SEBI, its functions, related terms and various sources for investment into this market. सिक्योरिटी मार्केट जो है वो होता क्या है, बेसिकली इस मार्केट की जरूरत क्या है? जब कंपनी बिजनेसमैन बोरो करता है कैपिटल, जब वो उधार लेता है तो दो पर्पस दिमाग में चलते हैं. एक ये चलता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लेना है और दूसरा चलता है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए. तो टाइम की बात करें तो दिस इज अ मार्केट विच इज अवेलेबल हेयर इन इंडिया टू अवेल बोरोइंग्स फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस. तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पस एक वर्ड आ गया. दूसरा है कि यहाँ पे एक तरफ कंपनीज हैं, दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर्स हैं, इट इज अ ह्यूज नंबर्स ऑफ इन्वेस्टर्स आर देयर इन विच एनी एंटिटी, एनी इंडिविजुअल कम्स लाइक बैंक्स, कंपनीज, गवर्नमेंट इटसेल्फ, फॉरेन मार्केट्स, एनी कॉमन मैन. तो यहाँ पे एक तरफ प्रोड्यूसर है, एक तरफ बिजनेसमैन है जो उधार ले रहा है. किससे ले रहा है? जनता से ले रहा है. और उस जनता में एक कंपनी भी आती है, एक इंडिविजुअल भी आता है, एक बैंक भी आता है, एक फॉरेन इन्वेस्टर भी आता है, फॉरेन कंपनी भी आती है. तो ये हुआ कि लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल वुड कम एज इन्वेस्टर्स इन द कैपिटल मार्केट, सो दैट द सोर्सेज ऑफ दिस अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल विल बी मोर. तो एक पॉइंट तो ये हो गया. दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो इश्यूज कर रहे हैं, जो फंड्स इशू कर रहे हैं, उसके जरिए क्या है? तो बहुत सारे सोर्सेज है, जैसे इक्विटी शेयर्स है, डिबेंचर्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है. तो ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके जरिए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाता है. तो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख दिया है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. Next, I have mentioned here security market broadly divided into two broad categories. First is gilt-edged market and second is industrial security market. देखिए, when government required the capital amount to arrange this capital from public, so government can also take initiative by using or by issuing government securities. So this is your gilt-edged market. GSEC, which is also known as GSEC. So this GSEC for selling and buying this GSEC done by RBI on behalf of Government of India. तो यहाँ पे एक तो ये चीज हो गया. और यहाँ पे मैंने ये 2-3 पॉइंट्स इसके जो मेन है वो लिखा है, जैसे कि GSEC
is in the nature of bond. So यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टर, चाहे वो इंडिविजुअल है, आपका फॉरेन भी है, एनआरआई भी है, दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इनटू जीसेक. तो यहाँ पे क्या होगा कि एक तो ये कोई भी ले सकता है, इट कैन बी हेल्ड बाय एनीवन. सेकंड, एनआरआई ऑल्सो कैन टेक पार्टिसिपेशन. थर्ड, जो जीसेक का मैच्योरिटी पीरियड होगा वो 1 साल से लेके 30 ईयर्स, 1 to 30 years रहेगा. और इसमें इन्वेस्टर्स को व्हाट दे विल गेट इन रिटर्न, दे विल गेट अ कूपन रेट. कूपन रेट मीन्स इंटरेस्ट रेट, जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, विच इज पेड सेमी एनुअली, और इट्स डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड इन्वेस्टर्स. सो यहाँ पे मैंने एक चीज और लिखी है, इट इज इन द बोथ फॉर्म. फर्स्ट इज डीमैट एंड सेकेंड इज फिजिकल. डीमैट मीन्स डीमेटेरियलाइज्ड यानी ऑनलाइन. और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो जीसेक की होती है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज ₹10,000. So this is all about GSEC. Second, we have industrial securities market. इसमें गवर्नमेंट कंपनी भी आती है, प्राइवेट कंपनी भी आती है, बैंक्स भी आते हैं, एनबीएफसीज भी आते हैं. सो दीज आर द पीपल हु आर इशूइंग द वेरियस मोड ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट इन पब्लिक, एंड दे आर generating or they are arranging, getting the funds, the amount of this capital from public. तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल मार्केट जो है, that further divided into 2 segments. First is primary market and second is secondary market. So let's understand one by one. Primary market means when company issue first time the securities in the market, when companies going to start the arrangement of this capital by issuing shares or bonds in the market first time, that is known as primary market. So here few things have come up like IPO means initial public offering. So this is an example of primary market which can be asked as a MCQs in your examination. So remember this thing, IPO, the full form of IPO, and the IPO is the part of primary market. There are some methods which are using under this primary market for raising capital. Like first is public issue. In this technique, company issue a prospectus and invites directly general public to purchase shares or debentures. In coming session, we will definitely I will explain what is share or what is debentures. So keep patience while listening my lecture. Second technique is offer for sale. So this is a process when company, initially they offer the securities to the brokers at a fixed price, and they further resell the same to the general public. So under this technique, company would feel somewhere relax, because it's very difficult to attract public to purchase their own securities. So this task will be done by stock brokers. Next technique we have private placement. So under this technique, what company exactly does, company sells securities to the institutional investors or brokers directly instead of selling them to the general public. So here company is not inviting general public, instead they are selling directly to the private institutions. Next we have technique right issue. It is very very important to remember this right issue. What is it? It is a way or technique we can say when listed company can raise additional capital from the existing shareholders. So here whosoever the holding the shares of company, they can buy or purchase securities from company. So this is known as right issue. Next we have qualified institutional placement. So in this way, the listed company they can raise capital without having to submit legal paperwork to market regulators. So this is a very famous technique which is adopted in India or any other other Southeast Asian countries, where company can invite foreigners also.
but who must be qualified under the guidelines of SEBI. So this is all about the techniques which are used under the primary market. Next we have secondary market. So this is a market in which buying and selling of shares who actually or formally is done. So now company is used to arrange this capital from the market. So this is not a first time when company is going to issue or launch shares in the market. So this is your secondary market. This is very famous because to arrange, to avail the So the main aim of secondary market is to create liquidity in securities. See, whenever we see the stock exchange in across India, that is linked with this secondary market. Basically, secondary market, it is also linked with the securities market, and another one is non-securities market. So first start with the securities market. सिक्योरिटी और स्टॉक दोनों में कुछ डिफरेंस है. स्टॉक मतलब होता है it is related with the somewhere equities of company, that is your stock. Security is the broader term as compared to stock, in which includes shares, debentures, bonds and so on. So this is all about your securities. First you always remember the little the minor differences between the terms in economic subject. Specially सिक्योरिटी मार्केट की बात करें तो इंडिया में देयर आर 21 स्टॉक एक्सचेंजेस. ये स्टॉक एक्सचेंजेस की जरूरत क्यों है? देखो, स्टॉक एक्सचेंजेस एक ऐसा मार्केट है जहां पे एक्सचेंज हो रहा है. व्हाट एक्सचेंजेस? शेयर्स एंड कैपिटल. एक तरफ शेयर्स जो है कंपनी सेड इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर्स, कस्टमर के पास जा रहा है और कस्टमर इन रिटर्न दे आर गिविंग द अमाउंट ऑफ रुपीज टू द कंपनी. अब इस एक्टिविटी के लिए इट मस्ट बी रेगुलेटेड बाय सम अथॉरिटी. सो हियर विच अथॉरिटी वुड कम्स? सेबी. तो सेबी क्या करती है? ये स्टॉक एक्सचेंजेस है जहां पे कंपनीज को परमिशन दिया गया है और परमिटेड कंपनीज क्या है कहलाती हैं? लिस्टेड कंपनीज. सो दे आर डेफिनेटली सम क्राइटेरिया, क्योंकि यहाँ पे अगर जहां पे भी द मोमेंट लिक्विडिटी कम्स इन द इंडिया और एनी अदर कंट्री, देन डेफिनेटली अथॉरिटी वुड come on stand so that they would take the they can keep eye on the activity of liquidity. पहली बात तो ये हो गई. दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो लेन देन चल रहा है उस एक्सचेंजेस में ये देखा जा रहा है कि शेयर्स का कंपनी का कितना जो प्राइस है वो कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है. क्योंकि यहाँ पे जो शेयर्स उछलते हैं, जो नीचे जाते हैं, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी. ठीक है. तो बेसिकली दिस एक्सचेंजेस इज अ वी कैन से इज अ मार्केट इन विच one of the economic activity goes. राइट. सो इन दिस स्टॉक एक्सचेंजेस जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सचेंजेस हैं डेट आर BSE, NSE, OTCEI. तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका BSE एंड NSE. तो हमें उसी को फोकस करना है. ठीक है. क्योंकि देखो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट वी हैव टू बी वेरी क्लियर कट, स्पेशली एज पर द डिमांड ऑफ द MCQs ऑफ योर एग्जामिनेशंस. अब यहाँ पे जो आपका स्टॉक एक्सचेंजेस हैं तो वहां पे आपके सोर्सेज ऑफ कैपिटल है डेट वी नीड टू अंडरस्टैंड, लाइक व्हाट इज शेयर, व्हाट इज डेरिवेटिव, व्हाट इज बॉन्ड्स, व्हाट इज योर म्यूचुअल फंड, डिबेंचर्स एंड सो ऑन. सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर अरेंजिंग फॉर availing capital by the company in the stock exchange, in the market. So first we need to understand shares. Later on we will discuss BSE and NSE. Shares means equity. Share भी दो प्रकार के होते हैं. One is equity and second is preference. So we need to understand. Basically shares होता ही क्या है? If investor would ready to buy the instrument known as shares from the company, तो उसमें दो चीजें छिपी हैं. By purchasing these shares, the investor would become, he would get the ownership right of company. फर्स्ट तो ये हो गया. तो जब ऑनरशिप राइट मिल जाएगा तो इन्वेस्टर कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ कंपनी. अब जैसे ही भाई आपको ऑनरशिप राइट मिलता है तो वैसे ही आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, बट इन द केस ऑफ लॉस यू हैव टू ऑल्सो सफर लॉस.
ये है एक शेयर होल्डर की कंडीशन। अब उसमें एक चीज और है कि जब प्रॉफिट मिलेगा तो उसको किस रूप में मिलेगा, डिविडेंड के रूप में। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, जो रिटर्न में जो शेयर होल्डर को मिलता है वो होता है डिविडेंड। डिविडेंड मीन्स लाभांश, विच इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। व्हेन कंपनी वुड गेट प्रॉफिट in the year, then definitely company will distribute dividend among the shareholders। ठीक है, तो this is all about shares। अब वहां पे इक्विटी और प्रेफरेंस में ये होता है, जब शेयर्स डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो प्रेफरेंस शेयर्स को सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये रिस्क होता है कि भाई सबसे पहले कंपनी क्या करती है, जहां जहां से उसने बोरो किया है कैपिटल को, सबसे पहले वो प्रॉफिट में से उनका जो बोरिंग्स, जो उनके डेट्स होते हैं वो क्लियर करती है। अब यहाँ शेयर होल्डर कहता है कि भैया अगर हम इक्विटी लेंगे तो हमें तो सबसे लास्ट में डिविडेंड मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहता है कि भैया पहले तो कंपनी से कहता है इसमें रिस्क है, तो सम टाइम इट हैपेंस व्हेन पीपल वुड नॉट रेडी टू टेक रिस्क, राइट। तो यहाँ शेयर होल्डर्स ने कहा कि ओके हमें एक और ऑप्शन चाहिए, दैट इज नोन एज प्रेफरेंस, की सबसे पहले जब शेयर होल्डर्स पे ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिविडेंड का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल गेट फर्स्ट डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, बिफोर दिस द इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज का लॉस है उन्हें, दे कैन नॉट टेक पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंपनी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस। सेकंड वी हैव बॉन्ड्स। अब बॉन्ड से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड डिबेंचर। ठीक है, तो डिबेंचर्स क्या होता है, डिबेंचर्स में अब इन्वेस्टर्स, दे आर सो मेनी इन्वेस्टर्स हु आर नॉट टेकिंग रेडी टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क इन द टर्म्स ऑफ लॉस, सो दे वांट एज इन्वेस्टर्स at any circumstances of company, whether company is in profit or loss, they must get return। तो इस केस में कंपनी वुड दे हैव अनदर ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर द इन्वेस्टर, दैट इज योर डिबेंचर। तो इस पे ये कहता है कंपनी कि ठीक है हम आपसे उधार लेते हैं और ये डिबेंचर्स आपके पास है। इन्वेस्टर्स को कंपनी कहती है कि भाई वी विल गिव यू द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट at any circumstances whether company is in profit or is in loss। जबकि शेयर होल्डर में क्या था, if company would in loss then definitely shareholder, whether equity shareholder or preference shareholder, they will not have right to get the returns in the form of dividend from the company, क्योंकि कंपनी तो लॉस में है। लेकिन यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स में है कि डेफिनेटली अगर कंपनी को नुकसान है तो भी उन्हें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पे जब कंपनी डिबेंचर्स को जारी करती है, इशू करती है, तो कंपनी एक तरीके से बोरोज कर रही है फ्रॉम इन्वेस्टर्स से। ठीक है, उधार ले रही है, क्योंकि चाहे कंपनी को लॉस होगा तब भी वो उन्हें उधार चुकता करना ही करना है, प्रिंसिपल अमाउंट एंड ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द एग्रीमेंट द टर्म्स। ठीक है, जबकि शेयर होल्डर्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनी जब शेयर्स बेचती है तो बदले में कंपनी क्या देती है, द शेयर ऑफ ऑनरशिप राइट, यानी मालिक का अधिकार देती है। तो जब कंपनी डिस्पोज हो रही है, मतलब कि उसका डिसोल्यूशन हो रहा है, कंपनी डिसॉल्व होती है, तो कंपनी को सबसे पहले अपने डिबेंचर्स को प्रिंसिपल अमाउंट देना होता है, तब जाके कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को चुकता करती है जो भी उनको रिटर्न्स देना है। तो ये बात हमें याद रखनी है, जहां जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा। लो रिस्क मीन्स हाई सेफ्टी बट ऑल्सो लो रिटर्न्स, वेयर एज हाई रिस्क हाई प्रॉफिट और रिस्क की कैपेबिलिटी, जो कैपेसिटी है वो भी हाई होगी। अब बॉन्ड्स जो हैं वो सिमिलर है एज टू डिबेंचर, लेकिन डिफरेंस क्या, सिमिलर मतलब कि बॉन्ड्स जो होल्डर होगा, वो बॉन्ड्स होल्डर मतलब इन्वेस्टर, उसको भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोलेट्रल हो जाता है, क्योंकि जब कंपनी का दिवालिया निकलता है तो डिबेंचर होल्डर्स को कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि कंपनी तो पूरे लॉस में चली गई है। लेकिन बॉन्ड होल्डर को होती है, क्योंकि कंपनी ये कहती है कि भाई हम अपने कुछ एसेट एक गिरवी रख रहे हैं, कोलेट्रल मीन्स गिरवी रखते हैं,
अगर कंपनी का दिवालिया निकल गया, कंपनी शट डाउन हो गई, तो आप ये एसेट अपने प्रिंसिपल के उसको कंपेयर करके अपना ये एसेट लेके जा सकते हैं, तो वो ऑनरशिप राइट उनको मिल जाएगा। इसीलिए बॉन्ड्स आर मोर सिक्योर्ड एज कंपेयर टू डिबेंचर्स। लेकिन जनरली जो बॉन्ड्स टर्म है दैट इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट कंपनीज, जो म्यूनिसिपैलिटीज है, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, दीज आर द इंस्टीट्यूशंस हु यूज दिस बॉन्ड्स, who generating these bonds in the market। यहाँ तक ये क्लियर हुआ। अगेन वी हैव टर्म दैट इज योर स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या होता है? अब देखो, जब शेयर्स हम खरीदते हैं, यहाँ पे दो तरीके की चीजें आ जाएंगी, क्योंकि डेरिवेटिव समझना है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड स्पॉट मार्केट। अगर तुरंत इमीडिएट सेलिंग एंड बाइंग हो रही है, सिक्योरिटीज की हो रही है, इन बिटवीन whom, बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर, दैट इज योर स्पॉट मार्केट। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव एक एग्रीमेंट है जो उधार के रूप में काम हो रहा है, कि आज हमने एक टर्म्स कंडीशंस रख दी है और फ्यूचर में जाकर वो चीज क्या है, रिडीम हो जाएगा। जैसे कि डिराइव मतलब होता है, डेरिवेटिव मतलब देयर इज डिराइव वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम द फॉर द फ्यूचर, जहां पे हम अपनी शेयर्स की भी, कमोडिटीज की भी हम ये डेरिवेटिव्स करते हैं। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है कि जैसे कि वीट फार्मर है, मान लीजिए गेहूं का फार्मर है और एक आपका मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अब उस मैन्युफैक्चरर ने और जो वीट फार्मर है, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, डेरिवेटिव हो गया कि भैया, हाँ, मैन्युफैक्चरर इसका ब्रेड वाला है सपोज, तो ब्रेड वाले ने कहा कि भाई 6 महीने बाद तो गेहूं महंगा हो जाएगा, तो मेरी ब्रेड की जो कॉस्टिंग है वो भी मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो जाएगी। तो वो पहले से 6 महीने पहले से ही फार्मर से एक एग्रीमेंट साइन करता है कि भाई आप एक इतना टन जो है आप मुझे इतने में बेचोगे 6 महीने बाद, ठीक है। तो एक वैल्यू को डिराइव कर लिया। फार्मर्स ये सोच रहा है, जस्ट सपोज सोच रहा है कि भाई 6 महीने बाद उसका गेहूं जो है वो बहुत सस्ता हो जाएगा। सो दिस इज द राइट टाइम आई मस्ट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर। तो दिस इज अ डेरिवेटिव विच इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल मैनर, और ये शेयर्स के कंटेक्स्ट में भी होता है और कमोडिटीज के कंटेक्स्ट भी होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में कमोडिटीज मार्केट भी है। जैसे कि स्टॉक मार्केट है, वैसे कमोडिटीज भी मार्केट है। जैसे कि कमोडिटीज मार्केट अगर लेते हैं, बेसिकली कमोडिटी मार्केट्स का जो एक्सचेंज होता है वो डेरिवेटिव्स के फॉर्म में ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्पॉट मार्केट, ठीक है। अब यहाँ कमोडिटी मार्केट्स में कमोडिटीज की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ मेटल्स आते हैं, उसमें आपके फूड आइटम्स भी आएंगे, तो उसमें आपका सोना चांदी भी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके कमोडिटीज में आ जाएंगी। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इस कमोडिटी मार्केट में आपके 6 मेजर कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि आपका MCX है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एंड सो ऑन। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब जो यहाँ पे वो मैंने कमोडिटी मेंशन किए, जैसे मेटल्स है, एनर्जी, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक एंड मीट, ये पूछ लिया जाता है समटाइम्स, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर एट अ ग्लांस। अब यहाँ पे जो कमोडिटी मार्केट है, हुआ क्या करता था 2015 से पहले, देयर वाज अ अथॉरिटी हु रेगुलेट ऑल दिस 6 commodities exchange in India. The name was Forward Market Commission. लेकिन 2015 में दिस मार्केट मर्ज्ड विद सेबी। तो अब इस कमोडिटी एक्सचेंज को डायरेक्टली देखा जाए तो कौन रेगुलेट कर रहा है? सेबी कर रहा है, ठीक है। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का थोड़ा सा पढ़ लिया जाए तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी फर्स्ट, सेकेंड इट कम्स अंडर द एक्ट दैट इज योर 1952, इट्स हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, और यहाँ पे 21 एक्सचेंजेस को भी ये पूरा जो कमोडिटी एक्सचेंज है वो सिर्फ इन 6 एक्सचेंजेस में नहीं, जो रेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस है वहां पे भी इनका ट्रेडिंग होता है, तो उसको भी रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि 2015 में इट मर्ज्ड विद सेबी। नॉन सिक्योरिटीज मार्केट की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा? आपका बैंक डिपॉजिट्स है, पीएफ है, सेविंग्स, इंश्योरेंस, आपका म्यूचुअल फंड्स, दीज ऑल इंस्ट्रूमेंट्स कम्स अंडर नॉन सिक्योरिटी मार्केट फॉर अरेंजिंग कैपिटल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम,
ठीक है। अब इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड, विच इज जनरली पीपल गेट कंफ्यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। म्यूचुअल फंड क्या है? अब जैसे कि म्यूचुअल फंड, अब क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो दुविधा है, सबसे ज़्यादा जो ट्रेजेडी रन्स विद इन्वेस्टर्स कि हमें पता ही नहीं है वेयर वी नीड टू इन्वेस्ट, फ्रॉम वेयर विद विच कंपनी वी विल गेट द ह्यूज रिटर्न्स। तो हमें ये पता नहीं है बिकॉज वी डोंट हैव जनरली पीपल डोंट हैव द फिनेंशियल एक्सपर्टीज। सो इन दैट केस वी नीड एक्सपर्ट। तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, दे गो टू द ब्रोकर्स। बट in the case of the loss of company in future, brokers are not ready to take any responsibility. So here the new concept has come in India by UTI, Unit Trust of India. This institution has brought this term, this instrument, mutual fund. Now everyone has adopted this instrument. इसमें क्या होगा, कोई corporate है, there are some people who are registered with SEBI. They are working as intermediaries between the company and the investor. Now these people are saying we have the financial expertise, we know with the investment channel in which instrument of which company will give the maximum returns to investor. So these people are playing as role of broker. The difference is they are ready to take risk. If company would get in loss, the investors loss, they will ready to take the loss of investors, and they will pay some amount of some amount of rupees to the investors. So it's depend upon the agreement between mutual fund corporate and the investors. तो यहाँ पे हमने clearly लिखा है, ये जो म्यूचुअल फंड वाले कॉर्पोरेट होंगे ये शेयर्स में भी इन्वेस्ट करेंगे, डिबेंचर्स में भी करेंगे, ये इन्वेस्टर्स को बताएंगे, म्यूचुअली इन्वेस्ट करेंगे और ये अपना फिनेंशियली दिमाग लगाएंगे। अगर लॉस होता है इन्वेस्टर को तो ये थोड़ा सा भरपाई कुछ परसेंटेज होता है, तो वो पहले ही एग्रीमेंट में क्लियर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, जिसमें हमने बताया BSE हमें देखना है और NSE देखना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसको हम एक दलाल स्ट्रीट भी कहा जाता है, ये मुंबई में है। एशिया की सबसे पुरानी यूनिवर्स, मतलब अगर हम बात करें वर्ल्ड की पुरानी नहीं, एशिया की सबसे पुरानी है ये स्टॉक एक्सचेंज, जो 1875 में आया था। और ये पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो इसका जो रैंक है वो 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज में आता है। अब यहाँ पे सेंसेक्स जो है वो टॉप 30, सेंसेक्स की फुल फॉर्म है सेंसिटिविटी इंडेक्स। ठीक है, ये 30 टॉप कंपनीज का जो स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करता है। देन वी हैव NSE, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 1992 में ये आया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फेरवानी कमेटी, ये आपको जानना होगा। और इसमें जो कंपनीज की लिस्टेड कंपनीज है दैट इज इन द नंबर ऑफ 50, और उसका जो इंडेक्स जारी होता है विद द नेम ऑफ निफ्टी। तो निफ्टी जो है वो 50 इंडेक्स है, उसको रेगुलेट करता है। दिस 50 निफ्टी कवर्स 22 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कुछ फेमस स्टॉक एक्सचेंजेस हैं विच आई हैव गिवन हेयर। तो ये आपको याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में, जैसे कि इंडिया का तो पता ही है, निकाई जो है वो किसका है, किस कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज है, जापान का है। नेस्डैक है वो किसका है, आपका अमेरिका का है। डो जोन्स किसका है, न्यूयॉर्क का है। सिंगापुर का साइमेक्स है। ठीक है, तो आपका इस तरीके से आपको पूछा जाता है। तो डीमेट अकाउंट मतलब कि आपका डीमेटरलाइज, जो मैंने पहले बताया था, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट वी हैव सेबी। सेबी फुल फॉर्म इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये आपका जो है 1992 में फाउंड हुई, और अंडर द सेबी एक्ट 1992 ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी। फिर उसको जो है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया।
एक्चुअली सेबी 1988 में आई थी, यहाँ मैंने ये फैक्ट मेंशन नहीं किया। तो जब सेबी का गठन होता है तो इन दी फॉर्म ऑफ नॉन स्टैट्यूटरी होता है। नॉन स्टैट्यूटरी मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो अगर किसी इंस्टीट्यूशन का गठन करते हैं तो उसे नॉन स्टैट्यूटरी कहा जाता है, ठीक है। तो 88 में सेबी आ गया। 1992 में इसको स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया। स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता है, जब पार्लियामेंट एक्ट के तहत इसको पार्लियामेंट ने इसको घोषित किया है, दैट इज योर नॉन स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी। तो ये 1992 में हो चुका है। नाउ सेबी इज स्टैट्यूटरी नॉट नॉन स्टैट्यूटरी, ये फैक्ट आपको यहाँ याद रखना था। इसके कुछ फंक्शंस हैं दैट वी नीड टू सी। बेसिकली सेबीज फंक्शंस आर इशू ऑफ सिक्योरिटीज। सो कंपनीज, कौन सी कंपनी कैन इशू द सिक्योरिटीज इन द मार्केट, सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ सेबी, to give the permission or to give permissions to companies for listed so that they can also take initiatives for issuing shares in the market. नेक्स्ट फंक्शन है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, ठीक है। जो भी इन्वेस्टर ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कंपनी झूठा प्रॉफिट एनुअल रिपोर्ट्स दिखाकर इन्वेस्टर्स को अपने झांसे में ले लेती है ताकि इन्वेस्टर्स को ये फील हो व्हाइल एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू द कंपनी दे फील मोर सिक्योर, बट ऐसा होता नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो द मेजर फंक्शन ऑफ सेबी टू प्रोटेक्ट ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट द फंक्शन इज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। जो स्टॉक मार्केट्स है, उसके जो ब्रोकर्स है, जितने भी इंटरमीडियरीज चैनल्स है, उन सबको रेगुलेट करना, उन सबको ऑथराइज्ड करना, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ सेबी। नेक्स्ट, सेबी ऑलवेज कीप्स आई ऑन इनसाइड ट्रेडिंग। इनसाइड ट्रेडिंग क्या होता है, जब घर का ही मतलब कंपनी का कोई भी इंफॉर्मेशन को लीक करके मार्केट से उस कंपनी के शेयर्स का परचेज और सेल करता है, दैट इज इनसाइड ट्रेडिंग विच इज considered as illegal. So this means a person buys or sells stock based on information that is not available to the public. Public को पता नहीं है, तो जो major profit margin होता है that can earn by the inside person of the company. तो दिस इज रॉन्ग। अब यहाँ पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेबी विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप पेशेंस, सेफ एट होम। Please comment, like and share and subscribe my channel. Thank you.